हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ पी सिंह। दोस्तों, मैं आपको फिजिक्स में कणों की निकाय की गति पढ़ा रहा था। उसमें हमारा अभी तक फर्स्ट पार्ट हो चुका और सेकंड पार्ट हो चुका। आज थर्ड पार्ट आपके सामने है। दोस्तों, इसमें थर्ड पॉइंट जो आपके सामने आता है वो है जड़त्व आघूर्ण। क्या दोस्तों? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी कह सकते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं इसको। जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, हम पहले जड़त्व के बारे में पढ़ चुके हैं न्यूटन वाले चैप्टर में। जो न्यूटन का गति का नियम था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी वस्तु हो वो अपनी स्थिर अवस्था में रखी हो या फिर किसी अपनी गति अवस्था में हो तो वो अपने अंदर होने वाली अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसको किसी वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। ये हमने जड़त्व के नियम में पढ़ा था दोस्तों। किसी भी वस्तु, कोई वस्तु है वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, बाह्य बल द्वारा लगने वाली जो अवस्था परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है। ये हमने कौन से क्लास में पढ़ा, कौन से चैप्टर पढ़ा था? न्यूटन के नियम वाले में। तो अब हमारा चला है कणों की निकाय की गति। इसमें दोस्तों सब कुछ घूर्णन, अच्छे घूर्णन, त्रिज्या वगैरह उससे संबंधित होता है। अभी मैं आपको बताऊँ घूर्णन त्रिज्या क्या होता है। तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड है। तो वही है, कोई पिंड है, कोई भी पिंड अपनी किसी अक्ष के परिथा अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात प्रत्येक पिंड भी कह सकते हैं इसके रूप में, प्रत्येक पिंड अपनी किसी अक्ष के परिथा, कोई भी अक्ष मान लीजिए दूसरी कोई अक्ष है उसके परिथा किसी पिंड का वह घूर्ण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परिथा अपनी घूर्णन अवस्था, जो उसकी एक आपकी अवस्था जैसे कि उसकी गतिज अवस्था थी, उसमें इसमें जो कणों की निकाय वाले चैप्टर में घूर्णन अवस्था की होती है, तो घूर्णन अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसको, इस गुण को पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं उस अक्ष के परिथा जड़त्व आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। इस पिंड को, पिंड का जड़त्व, पिंड का घूर्णन अक्ष के परिथा जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसे दोस्तों आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बारे में आपको लिखा दूं मैं। किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, वह अपनी घूर्णन अवस्था में घूर्णन अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हूं दोस्तों। विरोध करता हूं पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे दोस्तों आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। इसे प्राय फिर डिपेंड उसके ऊपर हो जाता है। आई के नीचे कॉलम में कुछ भी लिखा जाता है, आईसी वगैरह डिपेंड हो जाता है वो किस पदार्थ से संबंधित लिख रहे हैं हम। इसे प्राय आई से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ओके, नोट कर लिया इतना।
अब दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसके आधार पर इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या बनाई जाती है वो देखिए। आई बराबर होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले ही, आई बराबर होता है mr²। अब इससे क्या डेफिनेशन बनाई जाती है, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कह सकते हैं। अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड की अक्ष से दूरी, इस दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से फॉर्मूला निकलता है हमारा I बराबर mr²। ठीक है, यहाँ m पिंड का द्रव्यमान तथा r घूर्णन अक्ष से पिंड की दूरी है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर है, क्योंकि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और मीटर स्क्वायर r स्क्वायर का मात्रक। किलोग्राम मीटर स्क्वायर है इसका मात्रक। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है वो है हमारा घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गिरेशन कह सकते हैं। गिरेशन घूर्णन त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया I बराबर mr²। इस फॉर्मूले के हिसाब से r अक्ष से उस पिंड तक की दूरी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या
अब किस टाइप से निकालते हैं, उसके फॉर्मूले के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या बनती है, किसी पिंड से का समस्त द्रव्यमान हमने किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया। यदि किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान हमने एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया, जैसे ये पूरा पिंड है, इस बिंदु पर केंद्रित हमने मान लिया दोस्तों, तो उसके बाद क्या है, किसी पिंड का पूरा द्रव्यमान हमने एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया, ये मान लिया। ओके, तो मान लिया जिसकी गुणन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो, वो जो हमने बिंदु केंद्रित माना है, इस बिंदु की गुणन अक्ष से लंबवत दूरी जो है वो इतनी हो कि उस दूरी के वर्ग तथा पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल जड़त्वाघूर्ण के बराबर हो। जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है पिंड के गुणन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाए। उस लंबवत दूरी इतनी हो कि दूरी के वर्ग को पिंड से गुणा करने पर, दूरी के वर्ग को पिंड से गुणा कर, पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का गुणन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाए। पिंड की उस दूरी को, तो इस दूरी को गुणन अक्ष के सापेक्ष पिंड की गुणन त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जिरेशन। अब डेफिनेशन लिखिए, यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को, यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए, तो इस प्रकार मान लिया जाए, केंद्रित मान लिया जाए कि बिंदु पर इस प्रकार केंद्रित मान लिया जाए कि उस पिंड की उस केंद्र से गुणन अक्ष की दूरी के वर्ग तथा पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल से, के वर्ग कर ज़्यादा बेटर होगा, गुणनफल से पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल से हमको जड़त्व आघूर्ण, गुणन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए। परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए तो इस दूरी को गुणन त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई बराबर एम के स्क्वायर माना हमने, ये हमको ऊपर से मिला। इस फॉर्मूले से के का मान कितना निकलता है, अंडर रूट आई अपॉन एम, के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम, मीटर लिख सकते हैं, दूरी का मात्रा मीटर। नोट कर लीजिए।
अब दोस्तों इसके संबंधित कुछ प्रमेय होती हैं, उसमें दो प्रमेय है। पहली है समांतर वाली प्रमेय, दूसरी है लंबवत प्रमेय। दो प्रमेय दोस्तों, पहली है समांतर अक्ष की प्रमेय, दूसरी है लंबवत अक्ष की प्रमेय। तो हम बारी बारी से दोनों प्रमेय के बारे में करेंगे। पहले समांतर अक्ष की प्रमेय के बारे में देखता हूँ। समांतर अक्ष की प्रमेय, थ्योरम ऑफ समांतर अक्ष की प्रमेय हिंदी में देख लीजिए, पैरेलल एक्सेस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। और सेकंड वाली है परपेंडिकुलर एक्सेस वाली की प्रमेय, परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। फिलहाल तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है I बराबर IC प्लस MR²। इस फॉर्मूले से आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, हमने मान लिया I, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों उस पिंड के समांतर दोनों अक्षों के, दोनों अक्ष कौन से, एक वो वाली अक्ष जो हम मानने हैं, दूसरा वो समांतर अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र के ऊपर है, द्रव्यमान केंद्र वाली समांतर अक्ष, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, वही हम ऊपर लिख रहे हैं। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र के समांतर, द्रव्यमान केंद्र से समांतर उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र के समांतर जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होती है। के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए। अब हमारी लास्ट थ्योरम है वो है लंबवत अक्ष की प्रमेय। दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। लंबवत अक्ष की प्रमेय,
परपेंडिकुलर एक्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, लंबवत अक्ष की प्रमेय। ओके, इसमें क्या कहता है दोस्तों, किसी समतल पटल का, उस समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत, जैसे एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, ये समतल तल है हमारा, ये पूरा समतल तल है, तो यहाँ से एक ये और एक ये, किसी समतल तल के, किसी समतल तल में परस्पर ली गई दो लंबवत क्या, परस्पर ली गई दो लंबवत अक्षों OX और OY, OX OY मान सकते हैं, OY OZ भी मान सकते हैं, OZ OX भी मान सकते हैं। OX OY के परित जड़त्व आघूर्ण का योग इन अक्ष के कटान बिंदु O, ये मान लीजिए इसका कटान बिंदु O है, ये मान लीजिए हमारी X अक्ष है, तो OX वाली हो गई, और ये Y अक्ष है, तो OY जड़त्व आघूर्ण हो गया उसका। कटान बिंदु O के जाने वाली पटल के लंबवत अक्ष, पटल के तल के लंबवत अक्ष OZ के परित जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों, ये पूरा तल है, इसके लंबवत वाली अक्ष इसके बराबर होगा, अर्थात इसमें भी 90, इसमें भी 90, और तल के लंबवत कौन सी अक्ष है, हमारी OZ है कोई, ये वाली, तो इसके इन दोनों अक्षों का योग इस अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। आमतौर पर साफ भाषा में मैं कहूँ तो किसी त्रिविमीय समतल में, किसी त्रिविमीय समतल में, यहाँ पर 3 विमा होती हैं, उस त्रिविमीय समतल में दो विमाओं के जड़त्व आघूर्ण का योगफल अन्य तीसरी विमा के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। दो अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल किसी तीसरी, जो उनकी तीसरी अक्ष है, उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे कि समतल पटल का कि तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों OX और OY के परित जड़त्व आघूर्ण का योग किसी समतल पटल में ली गई दो लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योगफल, तल के लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकल आता है, IX बराबर IY प्लस IZ, या फिर हम इस टाइप से कह सकते हैं IY बराबर IX प्लस IZ और IZ बराबर IY या IX प्लस IY। आप तीनों में से कोई फॉर्मूला लिखिए, तीनों सही है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यही फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, लेकिन तीनों बात एक ही होती है इसमें, इसका मानिए कि तीनों फॉर्मूले सही हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।